सुन रही दीपा, रात के भोजन उपरांत चौका चूल्हा साफ करके सोने जाना और जूठा बर्तन धो धा के साफ कपड़ा से पोंछ कर बर्तन स्टैंड में अच्छे से सजा देना। इतनी तेज सास की आज्ञा को सुन कल की नवविवाहित बहू हामी भर रसोई की ओर मुड़ चली। सारे बर्तन धोकर कपड़े से पोंछ कर सजा दी। किचन के तमाम काम निपटाते हुए रात के 11 बज गए। नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी कि सास का फरमान जारी है, ऐसे करो वैसे करो। दीपा की शादी उसके माँ बाप ने श्रीवास्तव परिवार के बड़े बेटे अमर से किया था। अमर साधारण औसत आदमी था और छोटी सी परचून की दुकान को चलाता था। घर में उसकी दादी, विधवा माँ और एक बड़ी दीदी थी जिसकी शादी हो चुकी थी और दूसरे गांव में ब्याही गई थी। एक छोटा भाई भी है जो कि शहर में आईएएस की पढ़ाई कर रहा है। लेकिन अमर अपने गांव में ही रह गया था और घर के बाहर छोटा सा दुकान खोले हुए था और खेती बाड़ी भी देख लेता, जिससे साल भर का अनाज पानी थोड़ा बहुत दलहन वगैरह उपजा लेता। दीपा अपने ससुराल में रहते समझ गई थी कि सास उसके साथ हिटलरबाजी क्यों इख्तियार की है, क्योंकि दादी सास ने सास को इसी तरह से कोल्हू के बैल के जैसा काम लेती आ रही थी। अमर की माँ को चैन से बैठने नहीं देती, जिससे उनके घुटने घिस गए थे और वो ज्यादातर बैठी रहती, लेकिन वही सब कुछ अपनी बहू के साथ इतिहास दोहरा रही थी। अब तक दीपा भी सास का मान रखती आई है, लेकिन 8 साल बाद देवर की शादी हुई है। लेकिन देवरानी ने आते ही अपना रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिया। शादी के चौथे दिन ही अपने सारे बैग के साथ आंगन में देवर को लेकर खड़ी है। दादी सास और सास भौचक होके नवीन बहू को ताक रहे हैं। ई नईकी बहुरिया अभी आई और कहाँ चल दी, एकर तेवर तो देख लो। कहाँ जा रहे हो समर? साथ में नईकी बहुरिया भी सामान बांधे खड़ी है। अभी तो आई है, तनी घर के काम काज सीख ले, और हम सबके सेवा भी की नहीं और तेरे साथ तैयार है जाने को। सास का ताना सुन देवरानी तुनक कर बोली, काहे को हम रहें आप लोगन के साथ? आप सास नहीं हैं, ताना साए हैं, बस हंटर से मारती नहीं है। लेकिन बेचारी सीधी सादी बड़ी भाभी को कोल्हू के बैल जैसा खटवाती हैं। वो खामोशी से आपकी कहा मानकर घर में काम काज कर रही हैं, लेकिन मैं तो आप जैसों के संग एक पल न ठहरूं। मेरा पति कमाता है, इसलिए उसके साथ ही रहूंगी। आपके बंदिशों को बर्दाश्त करना मेरे बस में नहीं है। बेचारी भाभी काम करते करते गठिया की मरीज हो गई हैं और भाई साहब भी कुछ नहीं कहते आपको। हद है, यहाँ लोग नहीं बसते बल्कि जानवर का वास है। काम की पूजा होनी चाहिए, लेकिन जाम की स्वस्थता का ख्याल रखना बड़े बुजुर्गों को शोभा देता है, ताकि उनके संरक्षण में हम छोटे भी सुरक्षित महसूस करें। जा रही हूँ बड़ी भाभी, वहाँ शहर में घर लेने के बाद आप भी आ जाना। बच्चों का नाम भी वहीं लिखा देंगे ताकि उज्जवल भविष्य हो उनका। आप सिलाई कढ़ाई जानती ही हैं, वहाँ पर बुटीक खोलेंगे, आपको भी रोजगार मिलेगा और 8-10 महिलाओं को भी। चतुर समझदार देवरानी की बात से दीपा का हृदय आशान्वित हो उठा और आश्वस्त मन से खुशी खुशी दोनों को विदा करती है। कुछ दिनों में वो भी अपने बच्चों के साथ शहर आ गई और उसका सिलाई कढ़ाई का काम रंग लाया। बुटीक में पहले 2 को रखा, फिर सने सने कपड़ों की स्टिचिंग का ऑर्डर होने लगा, तब उसने 4 रखा। 2 साल दीपा का बिजनेस दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर गया। उसने बैंक से लोन लेकर एक और बुटीक खोला। अमर भी शहर आ गया, अपनी पत्नी के व्यापार में हाथ बटा रहा है। कभी कभार सास और दादी सास भी आ जाती हैं, लेकिन दीपा ने दोनों का मान सम्मान को बरकरार रखा है। उनको वैसे ही आदर देती है जैसे पहले दिया करती थी। फर्क बस इतना है कि अब वो अपने मन की मालकिन है और कमाऊ भी। देवरानी जेठानी ने 2 फ्लैट को एक में जोड़कर रहना पसंद किया है। दीपा आज भी देवरानी को सच्ची सहेली और हितैषी मानती है। जानती है कि वो आज जो भी है देवरानी की वजह से, उसने ही उसको उड़ना सिखाया है।
वरना गांव में कूप मांडूक ही बनी रहती। दोस्तों, यह कहानी एक काल्पनिक है, लेकिन हम सबके जीवन में कोई न कोई एक ऐसा शख्स आता है जो हमारी जिंदगी को ऊंचाई तक पहुंचाने में उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपको ये प्यार भरी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा, और चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलेंगे नई कहानी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।